सो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक और पॉलिटिकल साइंस की लॉन्ग क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ 5 मिनट का ब्रेक अपना हो चुका है। तो अभी हम बात कर रहे थे संविधान सभा के सदस्यों के बारे में। यस, एनी क्वेश्चन? देखो, टोटल जो मेंबर थे अपने पास वो थे 389। इस 389 को हम क्या करेंगे, आगे बांट देंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे? 292 जस्ट सेकंड 389 और 389 को हम बांटेंगे 3 तरीके से। 292 प्लस 4, ठीक है, और प्लस कहां से ऑन करूं मैम? टेक्निकल चीजें हो जाता है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है। तो 389 सदस्यों में से हमारे पास 292 जो मेंबर थे, ठीक है, वो कौन थे बताइए आप लोग? भारत के अंदर जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था उससे, ठीक है। और 93 मेंबर कौन थे? भारत के अंदर जो भी देसी रियासतें थी उनके रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जैसे आपकी देसी रियासतें तो बहुत सारी थी, ठीक है। और 4 जो कौन थे? अंग्रेजों ने 4 प्रांतों को बनाया हुआ था पुलिस कमिश्नरी प्रांत, जिसको हम कई बार बोलते हैं है ना, मुख्य आयुक्त प्रांत। तो उन 4 जो क्या है वो 4 मेंबर कौन थे? उन्हीं पुलिस कमिश्नरी प्रांतों से। तो ये टोटल आपका 389 मेंबर हो गई। बट सब जानते हो विभाजन के बाद आधे सदस्य कहाँ चले गए? पाकिस्तान की संविधान सभा के अंदर। अपने यहाँ पे विभाजन के बाद दोबारा से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का क्या हुआ? पुनर्गठन, ठीक है। उस पुनर्गठन के दौरान हमारे पास टोटल जो बंदे बचते हैं, वो रहते हैं हमारे पास 299, ठीक है, पुनर्गठन के बाद। इन 299 सदस्यों में से जो हमारे पास क्या थे? 229 प्लस 70, ठीक है। अभी 229 कौन थे जी और 70 कौन थे? वेरी गुड। 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे, ठीक है, और 70 सदस्य हमारे पास देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। गॉट इट? हाँ, अभी क्या होता है, संविधान सभा के अंदर होता है चुनाव, और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस को लगभग, ये पहले का फैक्ट है, 208 सीटें मिलती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है, समझ गए। और मुस्लिम लीग को मिलती हैं 70 सीटें। तो कांग्रेस के बहुमत को देखते हुए मुस्लिम लीग चिढ़ गई और भारत की संविधान सभा का ही बहिष्कार कर दिया और ये कहा कि हम तो जी आपके अंदर शामिल ही नहीं हो रहे, ठीक है। उसके बाद फिर विभाजन हो ही गया। विभाजन के बाद ये फ्रेश जो आपकी क्या है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, इन्हीं सदस्यों ने मिलके, ठीक है, आपस में डिबेट और डिस्कशन के साथ भारत की संविधान सभा को, भारत के संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। अब हम 2 मिनट पढ़ते हैं संविधान सभा के अंदर काम करने की प्रणाली क्या थी, ठीक है। ये मैं आपको 2-3 फैक्ट में बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो आपकी क्लास के अंदर आप इतने सारे बच्चे बैठे हो, तो एक बच्चा उठ के खड़ा होकर कहता है कि मैडम मेरा ये मानना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, फिर दूसरा बच्चा कहता है कि मेरा ये मानना है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो क्या है, 10 बच्चे तो एक बच्चे की तरफ है और 50 बच्चे एक बच्चे की तरफ है। तो 10 वाला क्या हो गया? अल्पसंख्यक। और 50 वाला क्या हो गया? बहुसंख्यक। तो आप कहोगे मैडम जिसकी वोट ज्यादा है हम तो उसकी बात मानेंगे, तो 50 वाला जीत जाएगा।
नहीं, भारत की संविधान सभा के अंदर ये कार्य प्रणाली बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, बल्कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों मिल के काम कर रहे थे। अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाया नहीं गया बल्कि उठाया गया, ठीक है। अगर पूरी संविधान सभा में एक सदस्य भी उठ के खड़ा होके ये कहता है कि मैं सहमत नहीं हूं इस आपके बिल से, इस प्रावधान से, तो उस सदस्य को पूरा टाइम दिया जाता था कि आप अपनी बात कहो, आप अपने फैक्ट रखो, ठीक है, और उसकी बात को भी सुना जाता था। ये थी संविधान सभा की कार्य प्रणाली, जो कि अपने आप में पूरी तरह से लोकतांत्रिक थी, ठीक है, जिसके अंदर हर एक मत को उतनी ही शिद्दत के साथ सुना गया जितना कि एक बहुसंख्यक मत को, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू जिसको हम बोलते हैं, समझ गए। हाँ, दूसरा कार्य करने का कार्य प्रणाली क्या थी? डिबेट एंड डिस्कशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वाद विवाद। संविधान सभा के अंदर लंबे लंबे डिबेट चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं, और जो क्या है देर जो क्या है वो रात तक काम चल रहा है संविधान सभा के अंदर। कोई सदस्य की किसी समिति के अंदर ड्यूटी है, किसी की किसी के अंदर ड्यूटी है, और इतनी बड़ी समितियां, एक थी उन समितियों के अंडर काम करने वाली उप समितियां, ठीक है, समझ गए। जैसे आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर भी उप समितियां थी, ठीक है। जैसे आपकी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास बहुत सारी समितियां थी, हाँ, इनके अंडर भी बहुत सारी उप समितियां थी, झंडा समिति, अल्पसंख्यक समिति, ठीक है, हाँ, जिसके अंदर JB कृपलानी साहब थे। तो समितियों के मदद से यहाँ पे काम हो रहा है, हर सदस्य को बोलने का मौका दिया जा रहा है, डिबेट डिस्कशन से हमारा जो क्या है पूरे संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक है, समझ गए। हाँ, अभी हम बात करते हैं 9 दिसंबर 1946, ये बहुत ही ऐतिहासिक डेट है, अभी अभी गई है तो कल परसों, ठीक है। हाँ, 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग होती, पहली बैठक होती है संविधान सभा की, ठीक है। और इस पहली बैठक में क्या होता है? डॉक्टर, वेरी गुड, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको चुना जाता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। भाई हजारों बार ये फैक्ट आ चुका होगा परीक्षाओं में, ठीक है, पता नहीं इस फैक्ट को कब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष, बताइए जी किसको चुना गया? तो वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या हुआ, संविधान सभा के अंदर पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इनको ही क्यों चुना गया? हाँ, क्योंकि ये जितने भी मेंबर थे उनमें सबसे सीनियर थे, ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा सीनियर मेंबर थे। और ऐसा एक देश के अंदर और हुआ है, वेरी गुड, फ्रांस के अंदर। एक्चुअल में फ्रांस का जिस टाइम संविधान बन रहा था तो उस टाइम भी इसी परिपाटी को प्रयोग किया गया कि भाई जो सबसे सीनियर मेंबर है उसको आप क्या बना दो, अध्यक्ष, ठीक है, हाँ। तो फ्रांस के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था वहां की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है, समझ गए कि जो सबसे उम्रदराज होता है उसको हम क्या बनाते हैं, अध्यक्ष। ऐसा ही हमारे भारत में आज भी होता है, अभी भी होता है, बताइए। वेरी गुड, क्या होता है हमारे यहाँ कि जब फ्रेश नई लोकसभा चुन के आती है, नए इलेक्शन के बाद, आम चुनाव के बाद, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष है, चेयरमैन साहब जिसको हम बोलते हैं, उस अध्यक्ष का चुनाव बाद में होता है, ठीक है। लेकिन नए सदस्य चुन के आए हैं, उनको ओथ कोई दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो शपथ दिलाने के लिए क्या होता है, जितने भी मेंबर होते हैं, यहाँ पे एज नहीं चलती, जितने भी मेंबर होते हैं जो नई लोकसभा के अंदर फ्रेशली इलेक्ट होके आए हैं, उनमें से लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर एज ए MP जिसका भी कार्यकाल सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे सीनियर मेंबर होता है, उसको हम क्या नियुक्त करते हैं, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर वो बंदा होता है जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज होती है, जिसका एज ए मेंबर कार्यकाल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये प्रोटेम स्पीकर तब तक ही रहेगा जब तक कि सारे नए सदस्यों को शपथ दिलवा दे, इसका काम होता है शपथ दिलवाना, और जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, ठीक है।
तो द फैक्ट इज कि अब की बार जो फ्रेश हमारी लोकसभा थी उसके अंदर कौन थे प्रोटेम स्पीकर, कौन थे, पूरा नाम बताइए। हाँ, भर्तृहरि मेहताब, ठीक है। हाँ, इस जो क्या ये क्या थे, नई जो लोकसभा थी हमारी ये, इसके प्रोटेम स्पीकर थे, ठीक है। ओके, तो पहली मीटिंग हो गई, उसके बाद सेकंड मीटिंग होती है, कब होती है बताओ? 9 के बाद। वेरी गुड, 11 नवंबर। कौन बोला पीछे नालायक? हाँ, 11 दिसंबर 1946 सेकंड मीटिंग हमारी होती है, हमारी असेंबली की। और उसमें क्या होता है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको हम क्या चुनते हैं? परमानेंट मेंबर, नहीं, परमानेंट चेयरमैन, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष। अब ये क्या करेंगे? ये वही काम करेंगे जो आज के टाइम पे लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, 2 ड्यूटियां साथ साथ चल रही संविधान सभा की। जिस टाइम पे संविधान सभा के सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम करते हैं, उस टाइम तो वो क्या होते हैं? संविधान सभा। और ये कौन होते हैं? हाँ, और जिस टाइम वही हमारी संविधान सभा अंतरिम सरकार का काम करती, तो ये क्या होते हैं अपने आप में? मेंबर। कोई मंत्री है ना, कोई किसी चीज का मंत्री है, कोई किसी विभाग का मंत्री है। तो संविधान सभा ही उस टाइम दो काम कर रही थी, संविधान सभा भी वही थी, अंतरिम सरकार भी वही थी, ठीक है। अब बहुत सारे मेंबर क्या थे? रिपीट, ठीक है, जिनकी 2 ड्यूटियां थी। तो ये हमारी संविधान सभा ही अंतरिम सरकार का कार्य कर रही थी। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद जी थे, बिहार से हैं, बड़ी ही रिनोन्ड पर्सनैलिटी हैं, इन्होंने काम किया था लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। अब अध्यक्ष का तो जो काम होता है वो सारे काम इन्होंने किए हैं। आगे जब मैं आपको समितियां करवाऊंगी, अलग अलग समितियां, तो उनके अलग अलग काम होंगे, तो आप क्या करते हो? रट लेते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये किया वो किया, नहीं, समझना है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोई अध्यक्ष है किसी सभा का, तो उसके अंदर अनुशासन बनाए रखना, उसकी कार्यवाही को लगातार जारी रखना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने देना, ये सारे काम अध्यक्ष ही तो करेगा, ही करेगा ना। तो बस यही उनके काम थे, रटने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये हमारे संसद के अंदर, संविधान सभा के अंदर इनका काम क्या था? अनुशासन समिति की अध्यक्ष थे, कार्यकारिणी समिति की अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये वही काम कर रहे हैं जो इनको पद मिला है, रटने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारे नेहरू जी हैं, नेहरू जी उस टाइम क्या देख रहे थे? संघीय संविधान समिति, ठीक है, विदेशी मामले देख रहे हैं, तो ये वैसे ही काम करेंगे, समझ गए हम, समझ गए आप, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम आते हैं 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या होता है उद्देश्य प्रस्ताव? नेहरू जी के द्वारा पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने आपका ये उद्देश्य प्रस्ताव जो क्या है वो क्या किया गया? पेश किया गया, पारित नहीं हुआ है। पारित जाके कब होगा ये? नहीं तो 24 जनवरी नहीं, गलत बोल रहे हो आप, नहीं, इससे पहले, बहुत पहले, ठीक है, लगभग महीने भर में ही पास हो गया था, ठीक है। हाँ, आई थिंक 22 जनवरी है, आई थिंक 22 जनवरी 1947 है, ठीक है। ये आप क्रॉस चेक करके बताओ ये 22 है या 24 है, ठीक है, 22 ही है, हाँ हाँ 22 ही है, क्लियर हो गया। तो अब क्या है, देखो ध्यान से, अब हम थोड़ा सा उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं। यहाँ कंसेप्ट है, ठीक है, सुनो ध्यान से। हम जो क्या है वो कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी आदमी है, कोई भी एक्शन लेता है तो फ्यूचर को सोच के लेता है। अब ऐसा तो है नहीं आपको जो क्या इंजीनियर बनना है और आप +1 क्लास में ले रही हो फाइन आर्ट, ऐसा तो नहीं है ना। आपके जो एक्शन होते हैं वो आपके फ्यूचर को गाइड कर रहे होते हैं, ऐसा ही होता है ना। अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप नॉन मेडिकल लोगे, ऐसा ही तो होता है। हम कोई भी काम बिना फ्यूचर के सोच के करते हैं क्या? नहीं करते, ठीक है। तो भारत के अंदर जो उस दिन संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था वो इंडिया का फ्यूचर था,
एक किस्म से क्या कहेंगे हम उसको, भारत के संविधान की जो फिलोसॉफी है, जो हमारे भारत के संविधान का दर्शन है, वो है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहता है, इसके अंदर क्या बातें शामिल थी। ठीक है, देखो क्या है उद्देश्य प्रस्ताव में, क्या है इन नटशेल में आपको बताऊं तो, भारत को हम क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, भारत आजाद होने के बाद अपने आने वाले निकट भविष्य में क्या लक्ष्य रखेगा, किस प्रकार की शासन प्रणाली हमको अपने यहाँ रखनी है, कैसा भारत का भविष्य हम देखते हैं, कहाँ हम इंडिया को लेके जाना चाहते हैं, हमारे यहाँ दर्शन क्या होगा संविधान को चलाने का, हमारी मूल भावना क्या होगी। ठीक है, हमारी जो क्या वाइब क्या होगी, अंतरात्मा क्या होगी हमारे संविधान की, ये था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, एक किस्म से भविष्य का जो भारत होगा उसके अंदर किन मूल्यों को, किन परंपराओं को, किन बिलीव्स को ध्यान में रख के हम आज ये इंडिया का क्या बना रहे हैं संविधान, वो सारी बातें किसमें थी, उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर। ठीक है, हाँ समझ गए अब। तो ये पास होता है हमारा 13 नहीं पेश होता है हमारा 13 दिसंबर, और पारित कब होता है ये, वेरी गुड। तो अब ये उद्देश्य प्रस्ताव इतना जरूरी था कि बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या बना दिया गया, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हमने आगे चल के प्रस्तावना का रूप दे दिया। प्रस्तावना आप सबने पढ़ी होगी, लेकिन आप में से एक भी बच्चे को क्लास में याद नहीं होगी मुझबानी। ठीक है, तो आप सब लोगों के लिए वेरी स्ट्रिक्टली मैं बोल रही हूँ, होमवर्क क्वेश्चन क्या है, कल की क्लास में यानी कि नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी मंडे को, कल तो संडे है, मैं आप लोगों से एक एक बच्चे को क्लास में उठा उठा के प्रस्तावना सुनूंगी। ठीक है, हाँ सबसे पहले आपसे। ठीक है, हाँ आपने सबसे पहले बोला ठीक है मैडम, प्रस्तावना हम आपसे सुनेंगे, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जो भारत की अंतरात्मा है, ठीक है, जो हमारी फिलोसॉफी है, कम से कम उस 4-5 लाइन की प्रस्तावना को आप मुंह जुबानी याद करके लाओगे। ठीक है, समझ गए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे इतने आता है जी हमको तो, है ना। हाँ, तो आपके लिए ये काम है, घर से करके लाओगे आप, होमवर्क क्वेश्चन है, आप प्रस्तावना को मुंह जुबानी याद करके लाओगे। कल की क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे प्रस्तावना के अंदर जो भी वर्ड हैं, ठीक है, इनका क्या मतलब है, इनकी पीछे की डीप फिलोसॉफी क्या है, लोकतंत्र क्या कहता है, प्रभुसत्ता क्या होती, ठीक है, समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, ये प्रस्तावना क्या होगा अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब कमाल की बात, इस प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, वेरी गुड। और ये लाइन कहाँ से ली गई, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, नहीं तो अमेरिका से, वी आर द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, हाँ, तो और यही इसी को ही किसने फिर अडॉप्ट कर लिया, संयुक्त राष्ट्र ने। जानते हो आप यूएनओ के बारे में, यूएनओ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, हाँ, तो उसके अंदर भी प्रस्तावना है कि वी आर द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, समझ गए। हाँ, तो ये उनका उद्देश्य प्रस्ताव था जिसके अंदर भारत के संविधान का दर्शन था, भविष्य था, वो पारित हो गया। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, भारत की संविधान सभा के अंदर अलग अलग समितियों के बारे में। ठीक है, समझ गए। हाँ, प्रमुख समितियां, तो एक तो आप सबकी फेवरेट, जो पता नहीं कब से आप लोग कोशिश कर रहे हो कि मैडम इसका नाम कब लेगी, है ना, वो है प्रारूप समिति। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूंगी, डीप स्टडी क्या होती है और सरफेस स्टडी क्या होती है, बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगी मैं आपको। इसी प्रारूप समिति का एक नाम क्या है, अगर हम बिल्कुल तो क्या है वो कलिष्ठ हिंदी में अगर पढ़ें, आज सुबह मैंने पढ़ा है, पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति। ठीक है, तीसरा इसका नाम क्या है, ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट समिति। ठीक है,
समझ गए। और एक नाम इसका क्या है, एक नाम क्या है, एक और रहता है, हाँ वेरी गुड, प्राक्कलन समिति। तो भैया ये सारे नाम एक ही समिति के हैं जिसका नाम है ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, देखो जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो पहले हम उसका रफ काम करते हैं जिसमें हमारी कमियां निकल के आ जाएं, हमको पता हो जाए कि क्या हमारी गलतियां थी, किसको हम रिफॉर्म कर सके। वो क्या होता है, पक्का काम नहीं होता है। जैसे आप छोटे बच्चे थे ना, तो आप क्या करते थे, कच्ची कॉपी पक्की कॉपी। तो जो कच्ची कॉपी में क्या करते थे आप, उसमें बदलाव की संभावनाएं होती थी। ठीक है, कि मेरे को कुछ चेंज करना पड़ जाए, काटना पीटना पड़ जाए, तो उसमें कर लेंगे। तो वही जो ब्लूप्रिंट एक किस्म से हम कहें हमारे संविधान का, तो वो क्या थी, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति, इसी के अलग अलग नाम हैं जो भी मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। इसी को आप पांडुलेखन समिति बोल दो, इसी को आप प्राक्कलन बोल दो, इसी को आप ड्राफ्ट बोल दो। ठीक है, ये सारे एक ही समिति के नाम हैं। ठीक है, और बच्चों इसके अंदर टोटल मेंबर थे 7 या 8, 7 8। एक बात बताओ, क्या 6+1 या 6+1 थे या 7+1 थे? वेरी गुड। देखो 6 तो मेंबर थे और एक हमारे क्या थे, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, बाबा साहब अंबेडकर। ठीक है, ये थे हमारे ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन, 6 मेंबर थे। अब अगर आप वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका काम चल जाएगा जी, 6+1 याद करके, इस समिति के नाम याद करके, इसने क्या किया वो याद करके। अब डीपर स्टडी अगर आपको करनी है तो संविधान जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके अंदर 6 मेंबर थे। उन 6 के 6 मेंबर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, प्लस 2 मेंबर इसके चेंज भी हुए हैं। ठीक है, एक की शायद डेथ हो गई थी और हाँ, और एक स्वास्थ्य कारणों से चले गए थे। तो उन 2 मेंबर का भी नाम आपको याद होना चाहिए। तो टोटल आपको 6+2 8 नाम याद करने पड़ेंगे, अध्यक्ष महोदय का छोड़ के। इसको बोलते हैं डीपर स्टडी। कौन किसकी जगह आया ये भी आपको मालूम होना चाहिए, समझ गए। हाँ, तो इसको बोलते हैं तो सरफेस स्टडी, ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया, आपको काम चल गया, आपको एमसीक्यू सोल्व करने, टिक लगा दिया, राम तेरा चैन। एक होता है आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें से एलिमिनेशन बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझते हो एलिमिनेशन क्या होता है? ऑप्शंस के अंदर से आंसर निकालना। ठीक है, हाँ, तो ये थी भैया आपकी ड्राफ्ट कमेटी। इसके अलावा भी 10-12 कमेटियां और हैं, उनको भी कल की क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, एक हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, वो है हमारे BN राव। कौन है ये? सर बेनेगल नरसिम्हन राव। कौन है ये? हाँ, संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार। ये क्या थे? संविधान सभा के अंदर जो भी हमारे कानूनी इशू थे, ठीक है, जो आपके ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर आपकी डीपर लॉ की नॉलेज चाहिए, वो देने के लिए कौन थे? BN राव जी हमारे क्या थे? संविधान सभा के हाँ सलाहकार। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये तो थी आपके ड्राफ्ट कमेटी के बारे में कुछ बातें। अभी हम थोड़े से ऊपर के फैक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, सरफेस लेवल के। तो एक्चुअल में तो आपने पढ़े ही होंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आप सब जानते हो 64 लाख रुपए हमारा क्या आया था, एक्सेप्ट हाँ खर्च 64 लाख रुपए जो क्या है वो हमारे संविधान सभा को बनाने में खर्च हुए थे। आज के टाइम पे बच्चों ये 64 लाख रुपए सरपंच के चुनाव में लग जाते हैं, ठीक है, पता है आपको। लेकिन हम जाएं इतने 75 ईयर से भी पहले पीछे, तो 64 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम के लिए। ठीक है, 64 लाख रुपए का टोटल खर्च आया था। और इसके बाद 60 देशों से भी ज्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन किसने किया? बाबा साहब ने। वहां से जो जो पॉइंट अपने को ठीक लगे उनको हमने मोल्ड कर दिया हमारे भारत की परिस्थितियों के अनुकूल और उनको ऐड कर लिया। ठीक है, समझ गए। हाँ, इसके अलावा आप सब जानते हो संसद की बैठकें होती हैं, वाचन होते हैं। बताइए कितने वाचन हुए थे?
हाँ, टोटल जो क्या है वो 11 क्या थे सेशन, हाँ 11 सत्र थे हमारे पास, ठीक है। और कल मैंने आपसे इंस्टा पे रील डाली थी, क्वेश्चन पूछा था कि बताइए जो भारत का संविधान है वो कैसे लिखा गया था। हाँ, तो उसका आंसर था कि हैंड रिटन, ठीक है। भारत के संविधान को हाथ से लिखा गया था, हैंड रिटन, वो भी इटैलिक में, ठीक है। हमारे वो थे हाँ रायजादा जी, ठीक है ना, वो आई थिंक नारायण बिहारी रायजादा कुछ थे, हाँ सॉरी प्रेम बिहारी रायजादा, वेरी गुड। इन्होंने क्या किया था, इटैलिक स्टाइल में लिखा था पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई हमने फोटोकॉपी नहीं कराई। और द फैक्ट इज दोनों ही लैंग्वेज में हैंड रिटन है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। और जो साइन हुए थे लास्ट में वो दोनों प्रतियों पे हुए थे, इंग्लिश वाली भी और हिंदी वाली भी, ठीक है। और आज जो हम जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, देखो जितने भी आपके कानून के जो ज्ञाता हैं, लॉयर जो हैं, या कानूनों में जो भी काम चलता है, सॉरी अदालतों में, या फिर हम आपको पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक होता है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के बारे में सुना आपने? बेयर एक्ट क्या है बच्चों, जो मूल संविधान है ना उसी की एक प्रति है, ओरिजिनल कॉपी की कॉपी, उसको बोलते हैं बेयर एक्ट। अगर आपको एक्चुअल में बड़ा ही डीप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, हर एक आर्टिकल को, तो मास्टर्स के अंदर एमए पॉलिटिकल साइंस में हम क्या रिकमेंड करते हैं हमारे बच्चों को कि अगर आपको आईजीपी पढ़नी है तो बेटा आप बेयर एक्ट ले लो, ठीक है। वो बेयर एक्ट क्या है, एज इट इज उसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, वो हिंदी में भी आता है, वो इंग्लिश में भी आता है, अलग अलग प्रेस छापती है उसको नेशनल लेवल पे। वो क्या होता है, भारत के संविधान की बड़ी ही स्टैंडर्ड कॉपी होती है, क्लिष्ट कॉपी जिसको हम बोलते हैं। उसकी लैंग्वेज जो होती है वो बच्चों के समझ में नहीं आती, जो फर्स्ट टाइमर है, जो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, उसी को आसान बना बना के ऑल ओवर इंडिया के अंदर आईजीपी की पॉलिटिकल साइंस की बुक छापी गई, ठीक है। आप चाहे लक्ष्मीकांत के बारे में बात कर लो, या आप सुभाष, हाँ जो बुक आती है उसके बारे में बात कर लो, और भी बहुत सारी बुक है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल में सोर्स क्या है, बेयर एक्ट। और जो हमारी ओरिजिनल कॉपी है हमारे भारत के संविधान सभा के अंदर जो संविधान बनाया था, साइन हुआ था उस दिन की, वो कॉपी आज भी हमने प्रिजर्व करके रखी हुई। हमारे क्या है वो हाँ हाँ हीलियम गैस के अंदर, क्योंकि हीलियम जो होती है वो बड़ी निष्क्रिय गैस होती है, वो ज्यादा से क्या नहीं करती, प्रतिक्रिया नहीं करती। तो आज जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसको वही हीलियम गैस के अंदर प्रिजर्व करके हमने रखा है, वो आज भी हमारे पास सेव है, ठीक है। इंटरनेट पे आप ढूंढोगे तो आपको इजीली उसकी फोटोज मिल जाएंगी, ठीक है, समझ गए। तो ये थी कुछ आपकी सरफेस फैक्ट, ठीक है। हाँ चलिए, तो अभी देखते हैं बाकी क्या रहता है आज के टॉपिक में, क्या हमने कवर कर लिया। सारे मिशन देखो, सारे मिशन हमने कर लिए, जो भी प्लान आए थे हमने देसी रियासतें कर लिया आज, और हमने जो क्या है वो ऑल ओवर फैक्ट कर लिए जुड़े हुए असेंबली से, ठीक है। अब कल की क्लास में जो हम करेंगे वो करेंगे कि भारत की संविधान सभा के अंदर किस प्रकार कैसे कोई बिल अमेंडमेंट कोई एक्ट पास होता है, किसने क्या काम किया, बाकी के सारे बचे हुए फैक्ट। लंबा हमारा टॉपिक है, अभी चलेगा और, ठीक है। हाँ, तो एक है हमारा, एक तो है राष्ट्रीय गीत, एक है राष्ट्रीय गान, एक है राष्ट्रीय झंडा। इनको कब अपनाया गया ये मेरे को आप लोग बताओगे। झंडा हमने कब अपनाया, कब? नहीं तो, नहीं तो, नहीं, वेरी गुड 50, ठीक है। हाँ, हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, राष्ट्रीय आपका ये गीत, गान और राष्ट्रपति, इन तीनों को एक डेट पे अपनाया है। हाँ, 24 जनवरी 1950 ये वो डेट है जब एक तो ये लास्ट बैठक थी, लास्ट मीटिंग थी, ठीक है, हमारे क्या है जो संविधान सभा की। और इसी दिन हमने क्या किया है, हमने राष्ट्रीय गीत, हमने राष्ट्रीय गान, और हमने राष्ट्रपति जी को जो क्या है वो चुन लिया है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले क्या होते हैं भारत के राष्ट्रपति इस डेट को। ठीक है, अब जो हमारा झंडा होता है तिरंगा झंडा, ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, उसको हमने अपनाया है 22 जुलाई 1950। वेरी गुड, 22 जुलाई 1950 को हमने क्या अपनाया है, अपना देश का झंडा। अब देखो झंडा पहले चाहिए, हाँ 47 में अपनाया था, आप श्योर हो, आप श्योर हो? हाँ अभी मैं ये बात कहने वाली थी, मेरे भी कंफ्यूजन था कि हमको झंडा पहले चाहिए देश का दिखाने के लिए, ठीक है, गान और गीत और राष्ट्रपति तीनों हमने बाद में लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस फैक्ट को अभी सही करो वरना आप इसको गलत याद कर लोगे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको गलत फैक्ट, है ना, आपको याद हो जाए माइंड में। तो द फैक्ट इज कि झंडा हमने पहले अपनाया है, गान गीत और राष्ट्रपति ये हमने लास्ट मीटिंग के दौरान अपनाए हैं, ठीक है, बट 22 जुलाई सेम है, ठीक है। हाँ उसके बाद हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949 के बारे में थोड़ी सी। अब क्या हुआ पीछे कुछ दिन पहले, पहले क्या था, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था, बाबा साहब ने सौंप दिया था, ठीक है। हाँ और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में बीजेपी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया 2015 से कि अब से हम क्या करेंगे, हर साल इस हमारे बहुत ही ज्यादा बड़े दिन को याद रखने के लिए क्या करेंगे, 2015 से जो क्या है हम हर साल 26 नवंबर को क्या मनाएंगे, हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। तब से लेके अब तक 26 नवंबर को ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने भी हमारी कॉलेज में सेलिब्रेट किया था अभी पीछे, ठीक है, एक डिबेट कंपटीशन रख लिया था और एक ऐसे राइटिंग रख ली थी, ठीक है, और जो क्या है बच्चे इकट्ठे किए और बच्चों को जो क्या है वो संविधान के बारे में बताया और ऐसे करके हमने हमारा संविधान दिवस मनाया। फोटोज वोटोज तो होती हैं आप सब जानती हो, ठीक है। हाँ तो फैक्ट इज 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया था और हम इसको अब क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में। और भारत के संविधान के बहुत सारे ऐसे फैक्ट नहीं, ऐसे प्रावधान ये इसी दिन से लागू हो गए थे, ठीक है। जैसे आपका नागरिकता है, जैसे आपका चुनाव है, क्योंकि हमको चुनाव करवाने थे, तो आपके भारत के संविधान के बहुत सारे फैक्ट 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, ठीक है। हाँ और इसको हमने फाइनली लागू कब से किया है, वेरी गुड, हम क्या बन गए, रिपब्लिक। आजाद तो 47 में हो गए थे, हम क्या बने हैं, रिपब्लिक, गणतंत्र। अब ये रिपब्लिक क्या होता है, एक मिनट सुनो ध्यान से। हाँ देखो रिपब्लिक कंट्री का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ऐसा देश जिसके अंदर उस देश का संवैधानिक मुखिया है ना वंशानुक्रम नहीं हो, ठीक है, और चुना जाता हो, इलेक्टेड हो लोगों के द्वारा, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र। तो भारत के अंदर भी जो भारत का संवैधानिक मुखिया है, ठीक है, वो वंशानुगत नहीं है, बाप के बाद बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे जो भारत के अंदर संवैधानिक मुखिया है, हमारे राष्ट्रपति जी, उनका क्या होता है, हर 5 साल के अंदर चुनाव, मतलब वो जनता द्वारा चुने हुए हैं। अब इनडायरेक्ट है वो, डायरेक्ट नहीं है। तो इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री, ठीक है, ये होता है रिपब्लिक का मीनिंग। तो आज की क्लास को हम यही विराम क्लास को देते हैं। इतना सारा डेटा जो मैंने आपको लिखवाया है, आप इसको आराम से अच्छे से समझ के आओगे, रटना बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इसी सेम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर, ओके।